वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 7 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास महत्वपूर्ण है और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ भी सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, कदम निरंतर चलते हैं जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती है, घोषित यह परिणाम है। जिनका निरंतर कदम चलते रहते, अपने मंजिल की ओर जो निरंतर चलता रहता है, धीरे ही सही लेकिन सतत प्रयास करता है, रेगुलर क्लास लेता है, रेगुलर जो अपना नोट्स बनाता है, रिवाइज करता है, तो वो एक दिन जो अविराम चलने की जो आदत है उसको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी और जल्द ही वह मंजिल पर भी पहुंचेगा अविराम मेहनत के नतीजों के पर। आगे हम देखते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है कहाँ पर? कोलकाता में। संयुक्त नदी आयोग इसकी बैठक हुई है 86वें क्रम की संयुक्त नदी आयोग की, और कहाँ पर? कोलकाता में हुई है। और किन दो देशों के मध्य हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई है संयुक्त नदी आयोग की बैठक। अर्थात जो भी नदियों से संबंधित विवाद है उनको यहाँ पर सुलझाया जाता है। तो दोनों देशों के मध्य जो नदी विवाद है उन पर चर्चा होती है और उनको सोल्व करने का जो प्रयास किया जाता है। भारत और जो बांग्लादेश है इन दोनों के मध्य कौन कौन से नदी विवाद है? तो जो तीस्ता नदी विवाद है और फरक्का बांध है, जो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर भारत के द्वारा निर्माण किया गया है फरक्का बांध का। तो तीस्ता नदी जल विवाद और फरक्का बांध विवाद जो है भारत बांग्लादेश के मध्य नदी विवाद है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो इनके मध्य एक और विवाद था 3 बीघा कॉरिडोर का, जिसका समाधान भारत ने 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100वां संविधान करके इसका समाधान किया था। बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास यह भी किसके मध्य होते हैं? तो इंडिया और जो बांग्लादेश है इनके मध्य होते हैं संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास। बांग्लादेश के साथ ही हमारी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि 4906 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है। और 5 राज्य ऐसे जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास का आयोजन गुआम में हुआ है और ये 5 देशों ने इसमें भाग लिया है सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास में, और नौसेना का युद्ध अभ्यास है गुआम में यह हुआ है। सी ड्रैगन 2025 गुआम देश में इसका आयोजन हुआ है और प्रशांत महासागर में स्थित गुआम देश है यह। और नेवी का युद्धाभ्यास है सी ड्रैगन और इसमें 5 देशों ने भागीदार लिए, 5 देश इसमें शामिल हुए हैं, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। इन 5 देशों ने सी ड्रैगन 2025 युद्धाभ्यास किया है प्रशांत महासागर में गुआम देश में। और यह कैसा अभ्यास है? तो पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है यह। मालाबार युद्धाभ्यास की चर्चा करें तो यह 4 देशों के मध्य होता है। जो क्वाड संगठन है, क्वाड के जो 4 सदस्य देश है इनके मध्य होता है मालाबार युद्धाभ्यास। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया के मध्य इसका आयोजन होता है। जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है यह किसके मध्य होता है? तो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है, जो है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के मध्य होता है। एकता और एक्वेरिन युद्धाभ्यास यह इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। एकता और एक्वेरिन युद्धाभ्यास। दोस्ती युद्धाभ्यास किसके मध्य होते हैं? तो जो इंडिया श्रीलंका और जो मालदीव है इनके मध्य होते हैं जो दोस्ती युद्धाभ्यास है। इन तीनों के मध्य होता है दोस्ती युद्धाभ्यास, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट किसकी है? नाइट वेल्थ की रिपोर्ट है यह। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व के सबसे बड़े धन केंद्रों में भारत को 4था स्थान मिला है। वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक संस्था जारी करती है इसे, जो यूनाइटेड किंगडम की है, वेल्थ रिपोर्ट जारी करती है। और उसमें वैश्विक धन केंद्र अर्थात विश्व में धन केंद्रण कहाँ पर, किन देशों में सर्वाधिक है? तो इसमें भारत का 4था स्थान है वैश्विक धन केंद्रण में। और पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है। और वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार नाइट फ्रैंक संस्था जो इसे जारी करती है इसके अनुसार भारत 4थे स्थान पर है धन के संकेंद्रण में। फायर पावर इंडेक्स में हमारी कौन सी रैंकिंग है? तो 4था स्थान हमारा फायर पावर इंडेक्स में। और जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें कौन सा स्थान था? तो जो एशिया पावर इंडेक्स में इसमें भारत का 3रा स्थान था।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 रैंक है हमारी इस बार। इंटरनेट शटडाउन में दूसरे स्थान पर रहे हम, म्यांमार का पहले स्थान पर है। साइबर अपराध में कौन सा स्थान है हमारा, तो 10वां स्थान है साइबर अपराध में। साइबर हमलों में कौन सा स्थान है, तो सेकेंड स्थान है साइबर हमलों में। अपराध में 10 है, हमलों में सेकेंड है यूएसए के बाद। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वीं रैंक है हमारी। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है इसे जारी करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। ये इंडेक्स आपको ध्यान में रखने हैं कुछ सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है, तो विश्व कप 2026 जो फीफा का फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है, जो यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में होगा, यहाँ से 3 देशों को जो प्रतिबंधित कर दिया है फीफा ने, पाकिस्तान, रूस और कांगो, इन 3 देशों को प्रतिबंधित किया है। फीफा अगर इसकी बात करें जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, इसकी स्थापना 1904 में होती है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है फीफा का। इन्फेंटिनो साहब वर्तमान में इसके हेड है फीफा के। और फर्स्ट वर्ल्ड कप का आयोजन कब करवाता है फीफा, 1930 में करवाता है। और जो उरुग्वे है इसका होस्ट था और विजेता भी उरुग्वे रहा था पहले वर्ल्ड कप का। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो यह कतर दोहा में होता है। और यहाँ पर विजेता अर्जेंटीना टीम रही थी, लियोनेल मेसी की टीम। विजेता जो अर्जेंटीना रहा था और उप विजेता फ्रांस रहा था 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। 2026 में इसका होस्ट कौन रहने वाला है फीफा वर्ल्ड कप का, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसका होस्ट रहने वाला है। और 3 देशों को जो फीफा के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया है, कांगो, रूस और पाकिस्तान को। कांगो को किस लिए, यहाँ पर आंतरिक अशांति के लिए, रूस पर, यूक्रेन पर जो हमला करने के लिए, और पाकिस्तान में भी जो यहाँ का सिस्टम है खिलाड़ियों और खेल का, उसको लेकर जो विवाद है उसके कारण जो पाकिस्तान पर भी बैन लगा दिया गया है। फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, डुरंड कप, सुब्रतो कप और रोवर्स कप, इन सभी का संबंध किससे, तो फुटबॉल से संबंधित है। यह संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप और रोवर्स कप। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ हो गए, तो नई दिल्ली में आयोजन होने वाला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 यह दूसरा संस्करण है इसका, और दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। पहले स्थान पर जो पहले खेलों का आयोजन है कहाँ पर हुआ था, फर्स्ट बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, तो फर्स्ट बार नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और सेकेंड बार भी अभी कहाँ पर आयोजन हो रहा है, तो नई दिल्ली ही सेकेंड बार भी इसका होस्ट है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है इनका। यहाँ पर कुल 6 खेलों को शामिल किया गया है और कुल 1230 एथलीट भाग लेने वाले हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। और जो फुटबॉल है इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो पिछली बार हुए थे, अर्थात जो पहली बार हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें फुटबॉल शामिल था, लेकिन इस बार फुटबॉल को हटा दिया गया है। वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हमारे खेल मंत्री है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। पैरा ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, 1960 में हुआ था रोम, इटली में। इसके जनक कौन है पैरा ओलंपिक खेलों का, तो डॉक्टर गुटमेन इसके जन्मदाता या इसके जनक है पैरा ओलंपिक खेलों के। भारत ने फर्स्ट बार 1968 में भाग लिया था ओलंपिक, जो पैरा ओलंपिक है इनमें। और भारत ने फर्स्ट बार पदक कब जीता था पैरा ओलंपिक गेम में, तो 1972 में, जो मुरलीकांत पेटकर जी है जो कि तैराकी से संबंधित है, और इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था 1972 के ओलंपिक में तैराकी में। और अभी हाल ही में चंदू चैंपियन के नाम से इनके नाम पर मूवी भी बनी थी जो मुरली पाटेकर जी है। तो मुरली पाटेकर जी का नाम ध्यान में रखना है कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे यह तैराकी में। और पहली बार कब आयोजित हुए थे पैरा ओलंपिक गेम, इटली में हुए थे 1960 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मुरलीकांत पेटकर जी की बात करें तो अभी हाल ही में इन्हें जो पहली बार दिया गया है इस बार अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में अवार्ड अभी किसे मिला है, तो मुरलीकांत पेटकर जी को मिला है। 2024 के अगर पैरा ओलंपिक की बात करें जो कि पेरिस फ्रांस में जिनका आयोजन हुआ था, तो 2024 के पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होता है, पेरिस फ्रांस में होता है। भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो भारत से कुल
84 खिलाड़ी इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। भारत ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड के साथ ही कुल 29 पदक भारत ने यहाँ पर जीते थे और भारत 18वीं रैंक पर रहा था, 18वें स्थान पर रहा था भारत पेरिस पैरा ओलंपिक में। ध्वजवाहक कौन था पेरिस पैरा ओलंपिक में? शुभारंभ समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो सुमित अंतल जी और भाग्यश्री जाधव यह शुभारंभ समारोह में जो है ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो प्रीतिपाल जी और हरमिंदर सिंह जी जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे हमारे पैरा ओलंपिक खेलों में, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में। 7 गोल्ड कौन कौन से खिलाड़ी जीत कर लाए? अवनी लखेरा जी शूटिंग में, नीतेश कुमार जी, सुमित अंतल जी भाला फेंक में, हरविंदर सिंह जी तीरंदाजी में, धर्मवीर जी, प्रवीण कुमार जी लॉन्ग जंप में और नवदीप जी भाला फेंक में। तो इनके द्वारा जो 7 गोल्ड जीते गए थे भारत के लिए पैरा ओलंपिक गेमों में, पेरिस पैरा ओलंपिक में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो शरद कमल जी का संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी थे। शरद कमल यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह था, पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह था वहाँ पर ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल ध्वजवाहक थे। पीवी सिंधु और शरद कमल ध्वजवाहक थे जो पेरिस ओलंपिक थे यहाँ पर उद्घाटन समारोह में। और अभी शरद कमल जी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। टेबल टेनिस जिस पर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोर्ड कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक है इसमें उद्घाटन समारोह में शरद कमल और पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिनको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, 2021 में इनका नाम चेंज हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। तो नाम चेंज होने के बाद इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होने के बाद पहली बार यह अवार्ड किसे मिले थे? तो पहली बार यह अवार्ड जो शरद कमल जी को दिया गया था। और इसकी इनामी राशि वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी के खिलाड़ी थे और इनकी ही याद में जो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनिका बत्रा जी और श्रीजा अकुला जी भी किससे संबंधित खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के ही खिलाड़ी है मनिका बत्रा जी और श्रीजा अकुला जी। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक में, अगर बात करें कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो 4 खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर जी जो कि शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीत कर लाई थी पेरिस ओलंपिक में। हरमनप्रीत सिंह हमारे हॉकी के कप्तान। डी गुगेट अभी हाल ही में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और प्रवीण कुमार जी जो कि हमारे पैरा खिलाड़ी है। इन 4 व्यक्तित्व को जो इस वर्ष का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है यह प्रदान किया गया है और इसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो पर्वतमाला है इसके अंतर्गत अभी रोपवे परियोजना की मंजूरी उत्तराखंड में मिली है। यहाँ की यात्रा पर गए हुए थे अभी हमारे प्रधानमंत्री। पर्वतमाला परियोजना, इसका संबंध किससे है? तो रोपवे के विकास से संबंधित है पर्वतमाला परियोजना। और प्रधानमंत्री अभी जो है उत्तराखंड की यात्रा पर गए हुए थे। इन्होंने गोविंद घाट से जो हेमकुंड साहिब जी है यहाँ तक रोपवे के लिए शिलान्यास किया है। और 12.4 किलोमीटर जो 12.4 किलोमीटर है जो इसका रोपवे की लंबाई होने वाली है। और किस जिले में है? तो यह चमोली जिले में है, उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब जी। तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जाने के लिए जो 12 किलोमीटर का रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में किया है, पर्वतमाला परियोजना के तहत। और 1100 व्यक्ति प्रतिदिन इसकी क्षमता होने वाली है जो यात्रा की, एक दिन में इतने व्यक्ति इसके माध्यम से रोपवे से यात्रा कर सकेंगे। और दूसरा जो रोपवे है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के मध्य दूसरे रोपवे को भी बनाया जाएगा और इसकी लंबाई होगी 12.9 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। सोनप्रयाग से केदारनाथ जो रोपवे होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट है इसका CEO अजय भादु जी को नियुक्त किया गया है। GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अर्थात जो उत्पादक होते हैं, जो किसान होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, इन दोनों के मध्य जो दलाल है यह बीच में जो फसल है या जो भी उत्पाद है उनकी खरीदारी करके यह कमीशन कमाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बनाया गया
था कि जो उत्पादक है यह सीधा अपना प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बताएगा या उसको जो है शो करेगा, और जो उपभोक्ता होगा यहाँ से सीधा इस पोर्टल से इसे खरीद सकता है, जिससे मध्यस्थ है जो दलाल है इसकी जो भागीदारी समाप्त हो जाएगी। और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं अर्थात जो दलाल कीमतों में वृद्धि करते हैं उससे बचा जा सकेगा। उपभोक्ता को सीधा फायदा होगा, उपभोक्ता को भी सीधा फायदा होगा, सस्ते दाम पर मिलेगा, और जो उत्पादक है उसे भी अपनी वस्तु के उत्पादन का सही मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया जाता है। कब लॉन्च करती है इसे सरकार? तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके अभी वर्तमान में न्यू CEO कौन बने हैं? तो अजय भादु जी इसके CEO बने वर्तमान में। तुहिन कांता पांडे जी भी हाल ही में किसके हेड बने थे? तो ये सेबी के हेड बनते तुहिन कांता पांडे जी। RBI के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजित रत्नाकर जी भी RBI के कार्यकारी निर्देशक बने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 मार्च को मनाते हैं। और जन औषधि जो सप्ताह है यह कब से कब तक रहता है या मनाया जाता है? तो जो 1 से 7 मार्च है इसके मध्य जन औषधि सप्ताह को मनाया जाता है, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें जो जन औषधि दवाइयाँ हैं इनके माध्यम से क्या उद्देश्य है सरकार का? तो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाना और सेम सोल्ट की जो जेनरिक दवाइयों के माध्यम से औषधियों जो दवाइयाँ हैं उन्हें सस्ते दाम तक जो है जो मरीज है या जो उन तक पहुँचाना, इसका उद्देश्य है जन औषधि दिवस का। और 7 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? तो जो सितंबर माह है इसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल ने प्रारंभ की है। गो समृद्धि जो योजना है किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और एर्नाकुलम जिले से इसे लॉन्च किया गया है गो समृद्धि योजना को। और जो पशु है, जो पशु होते हैं, पशु की जो मृत्यु हो जाती है अगर गो समृद्धि योजना के तहत क्या लाभान्वित होंगे लाभार्थी? तो अगर पशु है, पशु की मृत्यु हो जाती है या जो मवेशी है उसका दुग्ध उत्पादन में कमी आती है तो उसमें जो है बीमा जोखिम कवर किया जाएगा। जो जोखिम होता है पशुओं को लेकर उसको बीमा में कवर किया जाएगा। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है या जो मवेशी है उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है तो इसमें जो सरकार बीमा कवर करने वाली है। तो यह किसने प्रारंभ की है? केरल सरकार ने। आगे देखते हैं मरीन लाइनर में, डॉक्टर सुबर्णो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने हेतु किया गया सम्मानित। तो डॉक्टर सुबर्णो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब कल के प्रश्नों को हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर क्लास अच्छे लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा क्लास को। पहला प्रश्न है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो म्यांमार को शीर्ष स्थान मिला है, भारत का दूसरा स्थान है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा। रूसीकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सतत शहरी विकास के लिए C3 कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया है। ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 लोगों की बच्चों की अभी कहाँ पर मौत हुई है? तो कांगो में, या जो जायरे है, कांगो गणतांत्रिक राज्य जायरे, यहाँ पर मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? क्रिकेट के खिलाड़ी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते। भारत बांग्लादेश के मध्य के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पर हुई? कोलकाता में। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास कहाँ पर भाग लिया है? गुआम में। वेल्थ रिपोर्ट के
अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्तान, रूस और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? नई दिल्ली में आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले शरद कमल जी का संबंध किससे है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कहाँ पर मंजूरी दी? उत्तराखंड में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो सीईओ कौन बने? तो अजय भादु जी बने हैं सीईओ। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।